नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन कागज की। जी हां, बिहार के एम्बुलेंस घोटाले पर न्यूज 24 के खुलासे के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज हो गई है। इस घोटाले के जांच के आदेश से भड़के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टुन्ना पांडे ने 21 में से 17 एम्बुलेंस खरीदने की अनुशंसा की थी। अब टुन्ना पांडे जी ने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। टुन्ना पांडे ने कहा कि वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। टुन्ना जी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को तो जेल में होना चाहिए था। टुन्ना पांडे के इस बयान के बाद बीजेपी अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद भी टुन्ना पांडे ने नीतीश के खिलाफ बयान दे दिया और ये बात दोहराई कि उनके पास जनादेश नहीं है। नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? तो टुन्ना पांडे के बयान से जेडीयू बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू ने टुन्ना पांडे के बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी से एक्शन लेने को कहा है। हालांकि आरजेडी टुन्ना पांडे के बयान पर अपना समर्थन दे रही है। पहले शराब व्यवसायी थे, एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए। तो राजनीति में लोगों को संस्कार नहीं खोना चाहिए। नीतीश कुमार को जेल भेजने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में कभी लिप्त ही नहीं रहे। सब लोग जानता है कि टुन्ना पांडे जी का भाई किस दल से चुनाव लड़के विधायक बने हैं। पार्टी में रह के, एनडीए में रह के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मदद करने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी को जेल भेजने का सपना जो है ना, लोग रात में सपना देखते हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना है नोटिस। उनके दल में रहकर हमारे नेता के ऊपर बोलेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। जनता का मैंडेट था, वोट था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन परिस्थितियों के ये मुख्यमंत्री हो गए हैं। इनका 70 सीट था, 43 सीट पर आ गई है। तो जनता तो इनको नकार दी है। अब संजोग से, दुर्भाग्य से जो भी हो, ये मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं पटना का। मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अब बिहार की सियासत में हलचल तो होगी ही, लेकिन कई सवाल भी उठ गए हैं। किस तरह से बीजेपी इसे मैनेज करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ सियासी हलचल चल रही है इस वक्त बिहार में? ये बिल्कुल अचानक सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी कहानी ऑपरेशन कागज से शुरू होती है। ऑपरेशन कागज दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। चूंकि 21 एम्बुलेंस का घोटाला हम लोगों ने दिखाया था, यानी न्यूज़ 24 ने दिखाया था, उसमें 17 एम्बुलेंस जो थे वो टुन्ना जी पांडे के नाम से थे। तो निश्चित रूप से जब सीएम ने यानी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उसके बाद टुन्ना जी पांडे काफ़ी बौखला गए और उन्होंने सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर दिया। और उन्होंने कहा कि 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जदयू दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जदयू यानी तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। कुछ सालों पहले जो शहाबुद्दीन ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं, उसी बयान को टुन्ना जी पांडे ने दोहराया। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से इस बयान के बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। फिलहाल बीजेपी ने नोटिस जारी किया है और टुन्ना जी पांडे को जवाब देने को कहा है, लेकिन जदयू
के नेताओं का मानना है कि हम किसी भी कीमत पर, जब तक टुन्ना जी पांडे को निकाला नहीं जाएगा, उससे नीचे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऑपरेशन कागज ने जिन सच्चाइयों को सामने रखा है, जो संलिप्तता है लोगों की, उसमें अब सवाल जब उठ रहे हैं तो सियासत देखिए सामने आ गई है। और एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। जब एक्शन लिया गया इस मामले में, जांच चल रही है, प्रशासन इस मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया सौरभ आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से खोले गए मोर्चे के बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय पैनल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया, उनसे मुलाकात करेंगे और सीएम आज कांग्रेस में कलह को शांत करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी से मिलने वाले हैं, जो राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बनी हुई है। और इसमें पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल भी शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं, 3 सदस्यीय पैनल से मुलाकात करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। अब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की ये परंपरा रहती है कि जहां पर चुनाव होते हैं उस चुनाव के सारी रणनीति को संज्ञान में लेने के लिए जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत होती है। और पंजाब को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे। विशाल एंग्रिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। रमन, पहले आपका रुख करते हुए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर तलब करने की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस को पंजाब के सीएम को, जबकि कहा जा रहा है कि कोई कलह नहीं है। मनीष तिवारी पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई कलह नहीं है। लेकिन अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू की जब मुलाकात हुई कमेटी के सदस्यों से और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के रवैये से नाराज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला जिस तरीके से कैप्टन ने हैंडल किया, उससे पंजाब के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और जब तक इस मामले को नहीं सुलझाया जाता तब तक लोगों का भरोसा जीत पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब केंद्रीय मंत्री के तौर पर, पंजाब के केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनकी वापसी पर लगातार चर्चा चल रही है। हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, वो चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल पार्टी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा करे, सरकार में उनकी वापसी हो, डिप्टी सीएम के पद पर उनको वापस किया जाए। लेकिन कैप्टन चाहते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो किसी दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। और साथ ही 20 से 25 विधायक जिन्होंने कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की, उनका ये आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करना काफी मुश्किल है। अपने विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जब भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी बात वो कैप्टन तक पहुंचाएं, उन्हें समय नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस सही होगा, ऐसी संभावना कम नजर आती है। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिएगा। पंजाब में किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये सारी कवायदें हो रही हैं। वहाँ पंजाब में इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? सिद्धू की जो नाराजगी है वो किस कदर है वहाँ पंजाब में? और देखिए, जो सिद्धू की नाराजगी है वो उसने हाईकमांड तक उन्होंने पहुंचा भी दी है। लेकिन वहीं पर यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो आज
कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विरोधियों को झटका देने का काम किया है। जो 3 बागी विधायक थे, सुखपाल सिंह खैरा, निर्मल सिंह पीरामल और कमालू वगैरह, तो उनको आज पार्टी में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल कांग्रेस का पेज है उस पर भी डाल दिया गया और तीनों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो भी वायरल कर दी गई है और ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि यदि उनका विरोध हो रहा है तो उनके पक्ष में भी बहुत सारे विधायक हैं। और ऐसा ही जो तस्वीरें निकल के सामने आई, ऐसा ही माना भी जा रहा है। यदि बेअदबी की बात की जाए तो सबसे पहले रंजीत सिंह कमीशन बनाया गया था और रंजीत सिंह कमीशन का मैं बता दूं कि सुखपाल सिंह खैरा और जस्टिस रंजीत सिंह आपस में रिश्तेदार कहे जा रहे हैं और जो विरोधी हैं वो लगातार ही हमलावर भी हो रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने अपने ही लोगों का रंजीत सिंह कमीशन बैठा दिया और कांग्रेस में दोबारा से पहले आम आदमी पार्टी की टिकट के ऊपर सुखपाल सिंह खैरा चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनको शामिल कर लिया गया। और ये किस तरह की रणनीति है, फिलहाल मुख्यमंत्री इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और ये भी कहा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ 3 मेंबरी कमेटी के पास जा रहे हैं और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी 2022 के लिए तैयार किया हुआ है। विशाल, वो ब्लूप्रिंट क्या है ये भी समझना चाहेंगे आपसे। और ये बहुत ही अहम खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 सदस्यीय कमेटी के साथ मीटिंग करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक सुखपाल खैरा, पिरमल सिंह और जगदेव सिंह को पार्टी में शामिल करवाया। सुखपाल खैरा पहले भी कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने 2017 में पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया था और भुलत से चुनाव जीतकर उस समय विपक्ष के नेता बन गए। विशाल इंग्लिश हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, क्या चुनाव को लेकर ये तमाम तैयारियां हो रही हैं और नेतृत्व जो है जिसको लेकर खींचातानी है वो कैप्टन के हाथ में ही रहने वाली है? देखिए, जिस तरह से हरीश रावत भी साफ कर चुके हैं जो किसी भी तरह से कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि नवजोत सिंह सिद्धू और सुखपाल खैरा के बीच काफी नजदीकियां थी और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि सुखपाल खैरा ने नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ छोड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ थाम लिया है और ये कई दिन से जो चर्चाएं भी चल रही थी और इसकी पुष्टि जो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ के साथ मेरी फोन पे उनसे बातचीत भी हुई थी। उनका कहना था कि पहले लगातार ही ये चर्चाएं भी चल रही थी और उनके संपर्क में ये तीनों विधायक भी थे और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको शामिल होने का ऐलान कर दिया और वहीं पर जो विरोधी पक्ष है, जो एक धड़ा है 14 से 20 विधायकों का, उनका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। उनकी लिस्ट मुख्यमंत्री ने बना ली है कि कौन कौन सा विधायक क्या क्या काम कर रहा था और उसके एरिया में किस तरह की उसकी उपस्थिति है, क्या आने वाले समय में उसको टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सारी बातें चुनाव कमेटी के पास भी रखने का प्रयास किया जाएगा। और वही मुख्यमंत्री की कोशिश है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने के बाद मुलाकात करके सारी स्थिति के बारे में बता दिया जाए कि किस तरह की इनकी परिस्थितियां हैं और किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली में नजर बनी रहेगी कि कैप्टन क्या बातें रखते हैं 3 सदस्यीय कमेटी के सामने। हालांकि पहले से ही कहा जा रहा है कि कोई भी कलह नहीं है पार्टी के अंदर। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज रूम से, और विशाल आपका भी शुक्रिया ताजा अपडेट हमें देने के लिए। कश्मीर घाटी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का जायजा लेने आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे श्रीनगर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से विवाद चल रहा है, ये एक रात में खत्म नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर सीज फायर जारी रखता है और आतंकवादियों को मदद नहीं करता है तो दोनों देशों के बीच विश्वास कायम हो सकता है। सुनिए। It is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries.
वहीं त्राल में नगर पालिका के अध्यक्ष कश्मीरी पंडित और बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है और 3 की संख्या में बताए जा रहे हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। कश्मीर में आतंक का कोहराम, बीजेपी नेता की हत्या सरेआम। आतंकियों ने फिर पार की हद, त्राल में मारा गया पार्षद। लश्कर का सिर कुचलना होगा, तभी आतंक का खात्मा होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। त्राल में ब्रजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में एक महिला के पैर में भी गोली लगी है। उसे इलाज के लिए पुलवामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। राकेश त्राल में म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। राकेश पंडिता जी के बेटे और उनके ब्रदर इन लॉ समय हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। पहले बेटे से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? पारस पंडिता। आपके पापा से कब लास्ट टाइम बात हुई? कल रात 8:30 या 9 बजे के आसपास। आपको कब पता लगा कि ऐसे ऐसे आतंकी ने उनको टारगेट किया है? मुझे रात को 12:30 बजे के आसपास। तो परिवार में कौन कौन है? मेरी दादी हैं, वो हैंडीकैप्ड है, और मेरे चाचू भी हैंडीकैप्ड हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मैं। आपको अपने फ्यूचर की चिंता सता रही है? हाँ, पापा पे ही डिपेंड था सब। अब फ्यूचर क्या है मेरा, मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहते हैं कि कोई एजेंसी इसकी जाँच करे? मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच करे तो बहुत अच्छा है। इस सिचुएशन के बारे में पूरी अच्छी तरह से जांच हो। जो जिन लोगों ने मेरे पापा का मर्डर किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मिलने आया आपसे? कोई अभी तक कोई नहीं आया। बीजेपी नेता राकेश पंडित का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी हत्या पर परिजनों का कहना है कि कुछ आतंकी हमदर्दों द्वारा जाल बिछाया गया था। राकेश पंडित के परिवार वालों का आरोप है कि राकेश की मौजूदगी की किसी ने आतंकियों को सूचना दी होगी। राकेश पंडित के परिजनों ने हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि त्राल के म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडित पर बुधवार की शाम को 3 अज्ञात आतंकियों ने हमला किया। आईजी विजय कुमार ने कहा कि राकेश पंडित को 2 पीएसओ और श्रीनगर में सुरक्षित होटल सुविधा दी गई थी, लेकिन राकेश पंडित बिना पीएसओ के ही त्राल गए थे। कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण है, लेकिन इसी हथियार से लोग डरे हुए भी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक जागरूकता फैला रहे हैं। दिल्ली में गिटार की धुन पर कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।